हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशन या डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आपको ईजिली मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया था, मैं डीएलएड के सभी नोट्स को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। और मैं देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 यूनिट है, इसलिए केवल एक ही यूनिट का वीडियो अपलोड किया हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था, मैं डीएलएड के सभी नोट्स अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और देख रहा हूँ F1 में हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। F1 समाज, शिक्षा और पठचर्या की समझ। इसमें पहला यूनिट है बच्चे, बचपन और समाज। दूसरा यूनिट है विद्यालय और समाजीकरण। तीसरा यूनिट है शिक्षा और ज्ञान, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। और चौथा यूनिट है प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ। और 5वां यूनिट है पठचर्या की समझ, बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इस यूनिट में केवल 4 बुलेट की चर्चा किया हूँ। जो 4 बुलेट इस प्रकार हैं: बच्चे तथा बचपन, समाजीकरण की समझ, बच्चों का समाजीकरण, बाल अधिकारों का संदर्भ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं कुछ अपडेट वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। तो चलिए फिर आते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो ये जानना होगा शिक्षा क्या है। तो शिक्षा अपने बुनियादी रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षा अपने क्रियात्मक रूप से सिखाने की प्रक्रिया है। आधुनिक समाज में इस प्रक्रिया का व्यवस्थापन या संचालन अपने अनेक स्तर पर यथा माता पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय स्तर पर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि केवल विद्यालय से ही ग्रहण किया जाए, लेकिन विद्यालय का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जो कि न केवल बच्चों और बचपन को अपनी समाजीकरण की संस्थाई प्रक्रिया के द्वारा गढ़ता है, बल्कि यह प्रारंभिक स्तर के समाजीकरण की संस्थाओं की भूमिकाओं को भी सतत रूप से प्रभावित करता है। विद्यालय सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आकार देने वाली पठचर्या तथा बच्चे के आसपास के संदर्भ में को समेटें और स्थानीय पठचर्या की समझ को इस विषय पत्र में शामिल किया गया है। साथ ही शिक्षकों में अध्ययनशीलता तथा शिक्षात्मक चिंतन निर्मित करने के लिए कुछ चिंतकों की शिक्षा से मूल रचनाओं को भी यहाँ लिया गया है। दोस्तों, फिर हम लोग को जानना होगा यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप लोग देख रहे हैं उद्देश्य, इसका पर्पज क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषय वस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं बच्चे और बचपन से संबंधित विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की समझ को विकसित करना, बच्चों को आकार देने वाली ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारकों की भूमिकाओं को समझना, विद्यालय की भूमिका को समाजीकरण के संदर्भ में विश्लेषित करने की समझ बनाना। और फिर यहाँ पे दिख रहे हैं शिक्षा और ज्ञान की अवधारणा की समीक्षात्मक समझ पर विकसित करना। और फिर यहाँ पे आप यूनिट देख रहे हैं पठचर्या की समझ और स्थानीय पठचर्या की आवश्यकता एवं महत्व की समझ बनाना। ये शिक्षा का उद्देश्य था। फिर अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, यूनिट 1। आप लोग देख रहे हैं यूनिट 1, और इसमें पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। दोस्तों, बच्चा शब्द का अनेक अर्थ है। कभी यह शारीरिक तथा कभी मानसिक अपरिपक्वता के संदर्भ में प्रयोग होता है, परंतु व्यावहारिक रूप में बच्चा शब्द का अर्थ कालक्रमिक आयु से ही है। 15 वर्ष की आयु के नीचे हर व्यक्ति बच्चा कहलाता है। चाइल्डहुड लाइज बिटवीन बर्थ टू एडोलसेंस, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था की आयु काल को चलना फिरना, प्रारंभिक बचपन, खेलने की उम्र, मध्य बचपन जब बच्चा स्कूल में जाता, तथा किशोरावस्था, ब्याह संधि
के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 4 चरण में विभाजित किया गया है। पहला शैशवावस्था, जिसमें बच्चा चलना फिरना शुरू करता है। उसके बाद प्रारंभिक बचपन, जो खेलने की उम्र होती है। फिर मध्य बचपन और अंतिम बचपन का रूप है किशोरावस्था। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बचपन की उम्र सीमा। बच्चा शब्द अपविष्ट है जो मानव विकास में उम्र के विभिन्न चरणों में प्रयोग हो सकता है। विकासात्मक रूप से यह बचपन और वयस्कता की अवधि को दर्शाता है। सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरंभ माना जाता है। कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं, जो किशोरावस्था में समाप्त हो जाता है। बचपन को बाल्यावस्था कहा जाता है, जो कि बच्चों में 6 से 14 वर्ष तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बचपन की विकासात्मक चरण। सबसे पहले तो प्रारंभिक बचपन को डिफाइन किया गया है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे के लड़खड़ाते हुए चलने के साथ शुरू होता है। जब बच्चा बोलना स्वतंत्र रूप से चलना सीख जाता है। शैशवावस्था 3 साल की उम्र तक समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक बचपन में बच्चे अपने माता पिता पर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को कम निर्भर रहने लगता है और राष्ट्रीय संगठन के अनुसार यह अवधि जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं मध्य बचपन। मध्य बचपन यह 7 या 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, जो अनुमानतः प्रारंभिक स्कूल की उम्र या अवधि है। यह किशोरावस्था तक समाप्त हो जाता है। फिर किशोरावस्था, यह बचपन का अंतिम अवस्था है और यौवन की दशा से शुरू होती है। फिर बचपन के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर समाज की रचना है। एक मध्यवादी इतिहासकार फिलिप अरिस ने, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फिलिप अरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को उठाया और कनिंघम ने अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड 2006 में आगे बढ़ाया, जो कि मध्यकाल के बचपन को ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालता है। अब बच्चों की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ को जानेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्स्कोविट्ज़, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर के बारे में समझाया गया है। यानी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि सांस्कृतिक वह जटिल संपूर्णता है जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी तरह की उन सभी क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के प्राप्त करता है। अब इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे सामाजिकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ में। बच्चा समाज में जन्म लेता है और जन्म से ही वह सामाजिक विश्व का अंग बन जाता है। इस सामाजिक विश्व में परिवार, मित्र, समूह, समुदाय आदि सभी शामिल हैं। इन सभी के साथ साथ बच्चा ऐसे अंतर संबंधों का ताना बाना बनता है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसके सामाजिक संसार का फैलाव होता जाता है। वह घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय से कार्यस्थल और फिर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने परिवेशों, विशेष रूप में अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र समूह, अन्य संसार माध्यमों में निरंतर सीखता रहता है और संबंधित व्यवहार व विश्वास निर्मित व पुनः निर्मित करते रहता है। इन्हीं में वह अपने तरह के लोग चाहता है और इसके लिए परिवार, जाति, समूह और प्रक्रियाएं में बच्चे बड़े होते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवेशों में पलने वाले बच्चे की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी इस उम्र में बच्चे अपने मित्र को खोजते हैं और वह अपने तरह के व्यवहार के लोगों को ज़्यादा चाहते हैं। समाजीकरण वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मुख्य विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड, भावी विशेषताओं अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की अपनी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है
और समाजीकरण मूलतः सदस्यों द्वारा समाज के तरीके सीखने की प्रक्रिया है और इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा सांस्कृतिक के तत्वों को आत्मसात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिभाषित कर समाज का सदस्य बनता है। कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्व अवधारणा के निर्माण के रूप में देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आत्मीय और पारंपरिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को समाजीकरण का केंद्रीय अंग समझा जाता है। शिक्षक के रूप में हमारा बच्चों के साथ साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें समाजीकरण की उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जो बढ़ते बच्चों पर प्रभाव डालती है। व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं समाजीकरण के दौरान विकसित होती है। अतः समाजीकरण का वह तरीका है जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से लगने अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता है। सामाजिक निरंतरता एवं एकता के लिए समाज द्वारा स्वीकृत या निर्धारित मानदंडों, मूल्यों और नियमों का अनुपालन आवश्यक है। सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक समारोहों में के रूप में परंपराएं आदि वे तरीके हैं जिनके समूह एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु, आयोजन एवं धार्मिक उत्सवों जैसे अवसरों का पर सामूहिक सहभागिता का इसका उदाहरण है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं समाजीकरण, और समाज में हम लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और विवाह, जन्म, मृत्यु, आयोजन जो भी उत्सव है एक प्रकार बंधन के रूप में है। उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पास पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं माता पिता की भूमिका समाजीकरण में क्या है। आप लोग देख रहे हैं, समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में माँ बाप की महत्व वास्तव में असाधारण है। यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा कुछ सीखता है। वह उसके जीवन के अस्थायी पूंजी होते हैं। परिवार या घर को सभी सामाजिक गुणों दोस्तों परिवार या घर के सभी सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी परिवार, जो भी बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है, इसलिए उसका उद्गम स्थान माना जाता है। यह प्रथम सामाजिक इकाई है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे बड़ा घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है। माँ उसे दूध पिलाती है और तरह तरह से उनकी रक्षा करती है। बच्चों की नियमित रूप से खाने पीने की, पहनने की तथा रहने की सीख मिलती है। माँ और बाप से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएं पूरी होती है। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माँ या पिता उससे प्यार करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, और कुछ कार्यों को लेकर उसे दंड भी मिलता है और उसकी निंदा होती है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हंसते बोलते हैं। परिवार में प्रायः एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएं आदि होती है। फिर भी इनमें से प्रत्येक के साथ बच्चों को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है, क्योंकि परिवार के एक छोटे से दायरे में उसे हरदम रहना पड़ता है। परिवार में रहकर ही बच्चा अपने बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है, और अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श और शैली की रचना करता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे बच्चे अपने पिता का डुप्लीकेट, यानी कोई काम पिता करते हैं तो ठीक वैसे ही कॉपी करता है। तो ये बच्चा की बचपन में उनकी यह आदत होती है। फिर हम जानेंगे परिवार में समाजीकरण में परिवार की भूमिका। सबसे पहले परिवार में प्रायः एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएं आदि होती है। फिर भी इनमें से प्रत्येक के साथ बच्चे को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है, क्योंकि परिवार के एक छोटे से दायरे के साथ किस प्रकार मिलकर रहा जाता है, दूसरों को किस प्रकार अनुकूल किया जाता है, इस अनुकूलन के दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है। और
परिवार और समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और समायोजन को कुछ ही समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। परिवार में ही बच्चा रहकर अपने माँ बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है, और बच्चों की यह भावना उसके ब्रह्म समाज में व्यवहार में भी झलकती है। यही नहीं, वह अपने परिवार में होते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों की मूल्य, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय परिवारों की संकल्पना पर निम्नलिखित तथ्य। पहला तथ्य, दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन वह जीवन है जिसमें स्त्री और पुरुष एक बंधन में बंध कर रहते हैं, जो विवाह कहलाता है, एवं इसके बाद जीवन का दाम्पत्य जीवन कहलाता है। रक्त का संबंध। दाम्पत्य जीवन से ही परिवार का निर्माण होता है और सभी लोग रक्त के संबंध से जुड़े रहते हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व। परिवार में सभी लोगों का अलग अलग उत्तरदायित्व रहता है। उसके बाद कार्य विभाजन। परिवार में सभी सदस्यों कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है और सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को पूरा करना। जैसे महिलाएं घर के अंदर की कार्य देखती है और पुरुष घर के बाहर के कार्य को देखते हैं, और परिवार में छोटे बच्चे का भी छोटे कार्य का उत्तरदायित्व होता है। और दोस्तों, परिवार में सभी लोग एक दूसरे की सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे परिवार की विशेषताएं। सार्वभौमिक, सीमित आकार का होना। तीसरा, उत्तरदायित्व। चौथा, केंद्र संगठन। पांचवा, सामाजिक गुणों का पालन करना। छठा, जन्मजात प्रवृत्तियाँ पारिवारिक आधार के रूप में। और सातवां, संस्था के रूप में। दोस्तों, अब हम जानेंगे पड़ोस में समाजीकरण में पड़ोस की क्या भूमिका होती है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पड़ोस भी एक प्रकार का एक बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्य एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा हो तो उसका बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस खराब हो तो बालक को बिगड़ने की संभावना रहती है। फिर हम लोग देख रहे हैं समुदाय की भूमिका। समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका होती है। बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय में अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य होता है। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा समाज में स्वीकृत व्यवहार ही करे और उसके व्यवहार पर न केवल परिवार की बल्कि अन्य लोगों की भी निगाहें होती है। फिर हम लोग यहाँ पे दोस्तों जानेंगे जेंडर। समाजीकरण में जेंडर की क्या भूमिका है। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी जेंडर की औरत और मर्द की छवियों को गढ़ने और खींचने की प्रक्रिया है, कई तरह से चलती रहती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पे रिपीट हो गया है। फिर आप लोग देख रहे हैं बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। लड़के और लड़की समान रूप से होने चाहिए। स्त्रीत्व और पुरुषत्व समाज और समय के अनुसार परिभाषित होते रहते हैं। इसके नियम कायदे तय करते हैं। अलग अलग रिश्ते को महिला पुरुष के बीच, पुरुष के बीच तथा महिला के बीच, महिला पुरुष को इस तरह बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को जेंडीकरण कह सकते हैं, जो कि समाजीकरण को प्रभावित करती है। जो स्त्री पुरुष समाज का तयशुदा छवियों में नहीं फिट होना चाहते हैं और उन्हें जबरन लाइन में लाना जेंडीकरण के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब लास्ट हम लोग का एक बाल अधिकार टॉपिक है। आप लोग देख रहे हैं बाल अधिकार। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे बाल अधिकार। सबसे पहले बाल अधिकार क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। बाल अधिकार नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानव अधिकारों को कहा जाता है। बच्चे एवं बचपन की अवधारणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ है, जहां बच्चे के लिए वयस्कों द्वारा किए जाने वाला बाल कल्याण की परिभाषित में आते हैं, वहीं इन्हीं बाल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।
तथा उन्हें बच्चों के हक के रूप में परिभाषित करते हुए इनकी संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानेंगे भारतीय कानून व्यवस्था, यानी बाल अधिकार के संदर्भ में भारतीय कानून व्यवस्था क्या है उसको हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान में बाल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कानून हैं जो बाल अधिकारों को संवैधानिक रूप से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम। अब इसको हम लोग जानते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। यूनिसेफ द्वारा, यूनिसेफ हालांकि भारतीय संगठन नहीं है लेकिन इसमें जिक्र किया गया है, यूनिसेफ द्वारा 18 साल की उम्र के पहले लड़कियों की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। अधिनियम के उद्देश्य बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। उसके बाद का टॉपिक है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट है शिक्षा का अधिकार, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर चौथा किशोर न्यायालय न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, इसको देख लीजिएगा। फिर चौथा पॉइंट है बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से सभी इसमें का पॉइंट समाप्त हो जाता है और यूनिट 1 आपका फाइनल हो गया। इसमें जो भी एग्जाम के भी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं कानून व्यवस्था में बाल श्रम से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसको ऑल मैं कर दे रहा हूँ बिकॉज वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है। बाल अधिकार से जो भी कानून है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, मैंने आपको बता दिया है इसलिए इस वीडियो को पूरा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार यूनिट 1 पूरा तरह से फाइनल हुआ और जल्द ही मैं अगला वीडियो फिर अपलोड करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि DLED का जो भी नोट्स है मैं इस पर अपलोड कर दे रहा हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आपको ईजिली प्राप्त हो।